नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के भूगोल की जो सीरीज चल रही है उसके आज यानी छठे क्लास में हम लोग बिहार की प्रमुख नहरें एवं सिंचाई परियोजना से संबंधित इम्पॉर्टेंट 40 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से और मैप का सही इस्तेमाल करते हुए इस टॉपिक के पूरे कंसेप्ट को हम लोग अच्छी तरह समझने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न सीरीज का और लेते हैं पहला प्रश्न। बिहार में सिंचाई की कुल क्षमता कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 117.54 लाख हेक्टेयर, 53.53 लाख हेक्टेयर, 64.01 लाख हेक्टेयर, 80.47 लाख हेक्टेयर और हमेशा की भांति पांचवा प्रश्न है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 117.54 लाख हेक्टेयर। और व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये जो मैं वीडियो बना रहा था उससे उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 आ गई है, तो उसमें थोड़ा सा ही डाटा चेंज होगा। जो सिंचाई की जो क्षमता है वो ऑलमोस्ट लगभग सेम ही है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये वर्ड पे आप मत जाइएगा और एक बार आप लोग नई जो आर्थिक समीक्षा, बिहार की आर्थिक समीक्षा ये उसको देख लीजिएगा। मैं भी देखूंगा, मैंने भी देखी है और एक नई वीडियो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट के साथ मैं लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार में सिंचाई की कुल क्षमता 2019-20 में 117.54 लाख हेक्टेयर थी, जिसमें 53.53 लाख हेक्टेयर बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना तथा 64.01 लाख हेक्टेयर लघु सिंचाई योजना द्वारा सिंची जाती है। ठीक है, आपको पता होगा लघु, मध्यम और बृहद इन तीन तरह की सिंचाई परियोजनाएं होती है, तो ये दो पार्ट में अलग अलग किया गया है। वर्ष 1978-79 में योजना आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण इस प्रकार आरंभ किया था: एक बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। अब इसको हम लोग अलग अलग देखेंगे तो बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो होता है वह 10 लाख, हम लोग लघु सिंचाई से शुरू करते हैं। लघु सिंचाई योजना के तहत 2000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाले कृषि की जो होती है वह लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत आती है। 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि वाली योजनाएं, जो सिंचाई योजनाएं होती है वह मध्यम सिंचाई योजना होती है। और बृहद सिंचाई यानी 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाली योजनाएं बृहद सिंचाई योजनाएं कहलाती है। इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, आगे आपको काफ़ी फायदा होंगे। ठीक है, आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। बिहार में सिंचाई की कुल क्षमता की कितनी भूमि लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा सिंची जाती है? ऑप्शन है आपके सामने, हम लोगों ने व्याख्या में देखा था यहाँ पे कि लघु ये कितना है, लघु और बृहद एवं मध्यम को मिला के कितना। तो आप उसी से प्रश्न है, आप अच्छे से अगर व्याख्या सुने होंगे तो इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने में काफ़ी आसानी होगी। तो ऑप्शन है आपके सामने 117.54 लाख हेक्टेयर, 53.53 लाख हेक्टेयर, 64.01 लाख हेक्टेयर और चौथा ऑप्शन है 80.47 लाख हेक्टेयर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जैसा कि व्याख्या में हम लोगों ने देखा था, 64.01 लाख हेक्टेयर। कुल क्षमता कितनी है? 117.54 लाख हेक्टेयर। उसमें लघु सिंचाई योजनाओं द्वारा कितना सिंची जाती है? तो 64.01 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। कितने हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि वाले योजनाएं बृहद सिंचाई योजनाएं के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आपके सामने 5,000 हेक्टेयर से अधिक, 8,000 हेक्टेयर से अधिक, 9,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। तो अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा था कि 2,000 हेक्टेयर तक की भूमि को लघु, 2 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि को मध्यम और 10,000 हेक्टेयर से ऊपर वाली भूमि को बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, और व्याख्या में आप यहाँ पे फिर से देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। कितनी हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि को मध्यम सिंचाई योजनाओं के तहत रखा जाता है? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि को मध्यम सिंचाई योजनाओं के तहत रखा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2,000 से 10,000 हेक्टेयर। ठीक है, पांचवा प्रश्न। कितनी हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि को
लघु सिंचाई योजनाओं के तहत रखा जाता है। तो लघु सिंचाई के तहत कितना रखा जाता है? तो 2000 हेक्टेयर तक की सिंचित भूमि को लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत रखा जाता है। तीनों को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। 2000 हेक्टेयर तक की भूमि को लघु, 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि को मध्यम और 10,000 से ऊपर हेक्टेयर तक की वाली सिंचित भूमि को बृहद सिंचाई योजना के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपके सामने तालाब, नहर, नलकूप, कुआं। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नलकूप। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं। बिहार में सिंचाई व्यवस्था, सिंचाई के लिए मुख्य रूप से नहर, बिहार में जो है नलकूप, तालाब, कुआं, आहर पईन का प्रयोग होता है। राज्य में सिंचाई के लिए अनेक छोटी बड़ी परियोजनाएं भी हैं, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का, जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसका लगभग 63.5% भाग नलकूपों द्वारा, 30.2% भाग नहरों द्वारा तथा शेष जो बच जाते हैं वो तालाब, आहर पईन इत्यादि द्वारा सिंचित किए जाते हैं। तो लगभग 94% जो भाग है, यानी 93.7% भाग जो है वह नलकूपों और नहरों द्वारा सिंचाई होती है। जो कृषि योग्य जितनी भी बिहार में भूमि है उसमें 63.5% नलकूपों द्वारा और 30.2% नहरों द्वारा सिंची जाती है। ठीक है, इस चार्ट को आप याद रखिएगा। मैं एक बार फिर से यहाँ पे समझा देता हूँ। नलकूप द्वारा 63.5 और ये सबसे ज़्यादा जो नलकूप द्वारा सिंचाई होती है उनमें समस्तीपुर, सीतामढ़ी और बेगूसराय ये अग्रणी राज्य है। नहर द्वारा बिहार के कुल कृषि योग्य सिंचित भूमि का 30.2% नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। और इनमें अग्रणी राज्य जिला कौन कौन से हैं? भोजपुर, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण। और तालाब, आहर पईन इत्यादि बाकी जितने भी जो सिंचाई होती है वो 6.7% ही होती है। ठीक है, तो इस चार्ट को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, बिहार के किन जिलों में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, उपरोक्त सभी। तो अभी हम लोगों ने चार्ट में देखा कि समस्तीपुर, सीतामढ़ी और बेगूसराय इन सभी जिलों में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न लेते हैं। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सिंचा जाता है? हाँ, तो अब कितना प्रतिशत भाग सबसे ज़्यादा तो नलकूपों द्वारा होता है। अब भाग कितना पूछा जा रहा है कि कितना प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सिंचित किया जाता है कुल कृषि योग्य भूमि का। ऑप्शन है आपके सामने 63.5%, 30.2%, 6.7%, 67.3%। तभी हम लोगों ने चार्ट में 2 से 3 बार इसको रिपीट कर लिया। और नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है बिहार में, और उसमें भी नलकूपों द्वारा का प्रतिशत है वो है 63.5%। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, और हम लोगों ने चार्ट में भी इसकी चर्चा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न लेते हैं। राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग नहरों द्वारा सिंचित की जाती है? ऑप्शन है आपके सामने 63.5, 30.2, 6.7 और 67.3%। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 30.2%। राज्य में, बिहार राज्य में सर्वाधिक नलकूपों जितनी भी कृषि योग्य भूमि जो है उसमें 63.5% नलकूपों द्वारा और 30.2% नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार में कितने प्रकार की नहरें पाई जाती है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की। तो बिहार में 2 प्रकार की नहरें पाई जाती है। जैसे 2 प्रकार की उत्तर बिहार, जैसे हिमालयी नदियाँ और पठारी नदियाँ होती है ना, उसी प्रकार की बिहार में 2 प्रकार की नदियाँ हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो एक नदियाँ जो सदावाहिनी नहरें हैं, और दूसरा अनित्यवाहिनी नहरें। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाता होगा। नहरें जो है सिंचाई का, राज्य में नहरें सिंचाई का मुख्य साधन है। यहाँ के कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 30.2% भाग नहरों के द्वारा सिंचित की जाती है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी कर ली है। उत्तरी भाग में मुलायम जलोढ़ चट्टानों की उपस्थिति, विस्तृत कृषि क्षेत्र तथा सदावाहिनी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति के कारण सिंचाई हेतु नहरों के विकास में सहायता मिलती है।
बिहार में दो प्रकार की नहरें पाई जाती है। एक सदावाहिनी जो सदा बहती रहती है, उन नदियों से निकलने वाली नहरें जो सदावाहिनी होती है, हिमालयी नदियाँ से निकलने वाली नहरें को सदावाहिनी नहरें, और अनित्यवाहिनी नहरें यानी दक्षिणी पठार जो कि मौसमी नहरें से निकलने वाली नदियों को अनित्यवाहिनी नहरें कहते हैं। यानी मौसम के दिनों में इसमें पानी रहता है, बरसात के दिनों में, और बरसात खत्म होते ही इन नहरों में पानी सूख जाता है। ठीक है, तो यही है सदावाहिनी नहरें और अनित्यवाहिनी नहरें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है। ऑप्शन है आपके सामने तियूर नहर, सोन कनाल, कनाल हिंदी इंग्लिश वर्ड है सोन नहर, त्रिवेणी कनाल यानी त्रिवेणी नहर, ढाका नहर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सोन नहर या सोन कैनाल। ठीक है, अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं बिहार के प्रमुख नदी परियोजनाएं। तो बिहार में 3 प्रमुख नदी परियोजनाएं हैं जिसे बहुउद्देशीय नदी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और ये है सोन नदी परियोजना सबसे प्राचीन, उसके बाद कोसी नदी परियोजना और गंडक नदी परियोजना। ये 3 बिहार की प्रमुख नदी परियोजनाएं हैं। और उसमें भी जो सबसे पहला है सोन परियोजना, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्योंकि सबसे पुराना है ये, आज़ादी के पहले की द्वारा बनी ये परियोजनाएं हैं। यह बिहार की सबसे प्राचीन सिंचाई परियोजना है जिसे अब बहुउद्देशीय परियोजना में बदल दिया गया है। सिंचाई के दृष्टि से अंग्रेज सरकार ने 1874 ईस्वी में इसे निर्मित किया था। कब? 1874 ईस्वी में, तथा 1876-77 में डेहरी एवं जो डेहरी के निकट है और वरुण, इन 2 जगहों से के पास सोन नदी पर बांध बनाकर 2 नहरों का निर्माण किया गया जिसे क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी सोन नहर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इन परियोजनाओं से, देहरी परियोजना से 6.6 मेगावाट और वरुण परियोजनाओं के समीप जो है उन बांध से 3.3 मेगावाट विद्युत भी पैदा होती है। तो दोस्तों अब आपको समझना है, हम लोग सोन नदी की बात कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सोन जो है वो दक्षिण बिहार की नदियाँ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सुना कि सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई, एक डेहरी के समीप से और एक वरुण के समीप से। डेहरी जो है रोहतास में पड़ता है, वरुण औरंगाबाद में पड़ता है। नदियाँ जो हैं वो इस तरह है, एक पूर्वी सोन नहर और एक पश्चिमी सोन नहर। अब मान लीजिए ये सोन नदी है, अब इसके ये पार्ट हो गया पश्चिम, ये वेस्ट हो गया और ये ईस्ट हो गया सोन नदी का। तो इधर से जो नहर निकली इसे पूर्वी सोन नहर कहा गया और इधर से जो नहर निकली इसे पश्चिमी सोन नहर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे डेहरी एक जगह है, रोहतास के में डेहरी नामक स्थान से एक बांध बनाकर डैम बनाया गया जहाँ से विद्युत उत्पादन होता है 6.6 मेगावाट। और यहाँ से एक नहर निकाली गई जो रोहतास, बक्सर और भोजपुर होते हुए पटना, यहाँ पे गंगा में मिल जाता है ये नहर। तो इस नहर को हम लोग पश्चिमी सोन नहर, और यहाँ वरुण जो कि औरंगाबाद गंगा सोन नदी के इस तरह से एक डैम बनाया गया जो कि वरुण नामक स्थान से, जिसे वरुण डैम भी कहा जाता है, ये औरंगाबाद में पड़ता है। और यहाँ से एक, आप गूगल में जाके जब देखिएगा ना सोन कैनाल, तो आपको ना काफ़ी आसानी से ये मैप दिखा। आप एक बार गूगल मैप में जाइएगा और वहाँ पे सोन कैनाल टाइप करिएगा, उसके बाद आप जूम करिएगा ना तो दोनों नहर की पूरी जो स्थिति है ना आपको दिख जाएगी। यहाँ से जो नहर निकली है इसे पूर्वी सोन नहर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे वरुण डैम है और यहाँ डेहरी डैम है। ठीक है, आपको इसमें समझ आ गई होगी। एक बार आप लोग गूगल मैप में जाके इसे सर्च करिएगा आप और उसको जूम करके देखिएगा, मैप आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नहर परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अभी हम लोगों ने व्याख्या में देखा। ऑप्शन है आपके सामने 1876-77 में, 1886-87 में, 1866-67 में, 1896-97 में। तो 74 में परियोजना बना, लेकिन नहर की शुरुआत जो है ये सोन नहर की शुरुआत 1876-77 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी परियोजना की पूर्वी नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि पूर्वी सोन नदी के पूरब से जो नहर निकाली गई तो पूरब में औरंगाबाद के पास एक बांध बनाया गया, डैम बनाया गया जहां से विद्युत उत्पादन होता है। उस डैम, वो वरुण नामक जगह से वो डैम बनाया गया और उसे
तो वरुण नामक जगह पर वरुण डैम, और इसलिए इसका ऑप्शन है वरुण, डेहरी, वाल्मीकि, हनुमान नगर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी वरुण। उस पूर्वी सोन नहर का उद्गम स्थल है वरुण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। और यहाँ पर व्याख्या में आप देखिए, पूर्वी सोन नहर सोन नदी में वरुण के पास 130 किलोमीटर लंबी इस नहर द्वारा पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद जिलों की लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सींची जाती है। अब जैसे मैप में देखिएगा ना, तो आप अगर बिहार का जो मेरा पहला बिहार के भूगोल से संबंधित पहला जो वीडियो है जिसमें मैप को अच्छी तरह समझाया गया है, तो आप इस पूरे एरिया को देखने से ही समझ में आ जाता होगा कि इस एरिया में कौन कौन से ज़िले आते हैं। और अगर सोन के पूर्वी भाग हो रहा है तो सोन के किस जिले की चर्चा हो रही है, और इस तरफ पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद इन जिलों के लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सींची जाती है पूर्वी सोन नहर से। अब हम लोग आते हैं पश्चिमी सोन नहर के तरफ। पश्चिमी सोन नहर की भी चर्चा करते हैं। तो सोन नदी के पश्चिम से डेहरी नामक स्थान जो कि रोहतास में पड़ता है, वहां पे डैम बना के जो नहर निकाली गई है उसे पश्चिमी सोन नहर के नाम से जाना जाता है। और यह डैम रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर जिलों के 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि सींची जाती है इस नहर के द्वारा। ठीक है, तो मैप में भी जब आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ की बात हो रही है। मैप हमने इतने अच्छे तरह से आप लोगों को समझाया कि अब जिला कौन कहाँ पे है। मैप में एक पॉइंट दिया जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि जिला कहाँ पे, अगर मेरे सारे वीडियो अभी तक अच्छे से देखे होंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से ये एरिया में कौन कौन, तो कैमूर, ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों, ये कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, ठीक है, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, यहाँ पे तो ये पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, सॉरी हाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पश्चिमी सोन नहर का उद्गम स्थल है, ऑप्शन है आपके सामने वरुण, डेहरी, वाल्मीकि नगर, हनुमान नगर। तो पूर्वी सोन नहर का उद्गम स्थल वरुण जो कि औरंगाबाद में पड़ता है, और पश्चिमी सोन नहर का उद्गम स्थल है डेहरी जो कि रोहतास में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पश्चिमी सोन नहर से किस जिले की भूमि सिंचित की जाती है? तो ऑप्शन है आपके सामने रोहतास, बक्सर, भोजपुर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी, रोहतास भी, बक्सर भी, भोजपुर भी और कैमूर का भी कुछ क्षेत्र सिंचित किए जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे हम लोग व्याख्या में भी देख सकते हैं। पूर्वी सोन नहर से किस जिले की भूमि की सिंचाई होती है? पश्चिमी की बात हो गई, अब पूर्वी की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके सामने पटना, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हम लोगों ने अभी तक व्याख्या में देखा है, मैप में भी देखा है कि पूर्वी सोन नहर से पटना, गया, औरंगाबाद और जहानाबाद इन सभी जिलों की जो कृषि योग्य भूमि है उनकी सिंचाई होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। और यहाँ पर व्याख्या में भी आप लोग देख सकते हैं इसको। अगला प्रश्न लेते हैं। कोसी नहर परियोजना, सोन को हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग चार्ट के माध्यम से भी सारी नहर परियोजना किस नदी से निकलती है, किन किन जिलों को प्रभावित करती है, ये सब हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग एक एक करके हर परियोजना के बारे में अच्छे से कवर कर ले नोट्स के माध्यम से। कोसी नहर परियोजना भारत सरकार ने 1954 में किस अन्य देश की सहमति से प्रारंभ की थी? ऑप्शन है आपके सामने भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसको आप लोग आसानी से बता सकते हैं बिना व्याख्या के। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, नेपाल। और हर साल बाढ़ का कारण कोसी नदी से ही होती है उत्तर बिहार में। ठीक है, तो अब कोसी परियोजना के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। कोसी नदी पर 3 नहरें हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सोन नदी पर 2 नहरें, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूरब से जो नहर निकला उसे सोन नदी के पूरब से जो निकला वो पूर्वी सोन नहर, और सोन नदी के पश्चिम से जो नहर निकला उसे पश्चिमी सोन नहर के नाम से जानते हैं। अब कोसी परियोजना से 3 नहरें निकाली गई है। कौन कौन? पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। अब उसी तरह जैसे पूर्वी सोन नहर, पूर्वी सोन और पश्चिमी सोन होगा, पूरब से जो निकला वो पूर्वी सोन, पश्चिम से जो निकला वो पश्चिमी सोन। उसी तरह कोसी का भी हम लोग कंसेप्ट लेके चलेंगे। कोसी नदी के पूरब में जो नहर निकाली गई उसे पूर्वी कोसी नहर, और कोसी नदी के पश्चिम से जो नहर निकाली गई उसे पश्चिमी कोसी नहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे भी मैं कहूँगा दोस्तों, आप एक बार गूगल मैप पे जाइएगा, वहाँ पे कोसी कैनाल लिखिएगा
और आपको ना कोसी नदी पे जो बनी है ये दोनों नहरें, उसकी एक्चुअल जो पोजीशन आपको दिख जाएगी। और एक बार आप देख लीजिएगा ना तो आपको वो दिमाग में फीड हो जाएगा, मैप में जब आप देखिएगा तो आपको याद रहेगा, ठीक है। और एक तीसरी नहर है राजपुर नहर, ये भी कोसी परियोजना के तहत ही निकाली गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोसी नहर परियोजना भारत सरकार ने 1954 ईस्वी में नेपाल सरकार की सहमति से प्रारंभ की थी, जो 1965 ईस्वी में पूर्ण हुआ। 54 में शुरुआत की नेपाल सरकार की सहमति से लेकर, और 65 में जाके यह परियोजना पूर्ण हुआ। इस परियोजना के तहत 2 बांध बनाए गए, एक पुस्ते बांध और एक हनुमान नगर बांध, नगर अवरोधक बांध बनाए गए। हनुमान नगर के पास कोसी नदी पर एक बैराज का निर्माण किया गया। हनुमान, ये जो कोसी नदी है ना, यहाँ पे हनुमान नगर के पास एक बहुत बड़ा बांध, बैराज बनाया गया, का निर्माण किया गया, और जिसमें लगभग 8.73 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई। कोसी नदी पर हनुमान नगर के पास एक बांध बनाया गया और उस बांध से 2 नहरें निकाली गई, और उन्हीं नहरी को, जो कोसी नदी के पूरब से निकला नहर, उसे पूर्वी कोसी नहर, और पश्चिम से जो नहर निकला उसे पश्चिमी कोसी नहर के नाम से जाना जाता है। मैप में भी आप देखिएगा, ये जो कोसी नहर है ना, कोसी नदी है, ये पूरब से जो नहर निकलेगा इसे पूर्वी कोसी नहर, और आप जानते हैं ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये तो अब समझाना नहीं पड़ेगा। अब कोसी नदी के पूरब से जो नहर निकला उसे पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम से जो नहर निकला उसे पश्चिमी कोसी नहर, ये हो गया आपका कोसी नहर, ठीक है। तो काफ़ी आसान है याद करना, बस आप लोग मैप को अच्छा से इस्तेमाल करिए। अगला प्रश्न लेते हैं। 1965 ईस्वी में पूर्ण हुई कोसी परियोजना के तहत निम्न में से कौन बांध बनाए गए थे? ऑप्शन है आपके सामने, पुस्ते बांध, हनुमान नगर अवरोधक बांध, ए और बी दोनों, वरुण बांध। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी पुस्ते और हनुमान नगर अवरोधक बांध दोनों ही बांध कोसी नहर पर बनाए गए थे कोसी परियोजना के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पूर्वी कोसी नहर का उद्गम स्थल है पुस्ते बांध, हनुमान नगर अवरोधक बांध, देहरी बांध और वरुण बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, हनुमान नगर अवरोधक बांध। कोसी नदी पर हनुमान नगर के पास एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया, बैराज बनाया गया, और यहाँ से 2 नहरें निकाली गई। पूरब में जो नहरें निकली उसे पूर्वी कोसी नहर, और पश्चिम में जो नहरें निकली उसे पश्चिमी कोसी नहर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं पूर्वी कोसी नहर। यह नहर हनुमान नगर जलाशय के बाएं दिशा से निकाली गई है। यह नहर अपनी 4 उपशाखाओं में बटी है। पूर्वी जो कोसी नहर है ना, उसकी 4 उपशाखा है। कौन कौन सी? जानकी नहर शाखा, अररिया शाखा, मुरलीगंज शाखा, पूर्णिया शाखा। और पूर्वी कोसी नहर से पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, सहरसा जिलों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। अब आप लोग मैप पे ना यहाँ पे देखिएगा, एक सेकेंड, तो इसमें कौन कौन सा जिला आता है आपको सब पता है। इस एरिया में कौन कौन से जिले आते हैं, तो उसी जिले का नाम है पूर्वी कोसी से वही जिला प्रभावित होगा, वहीं जिला की सिंचाई भी होगी। और एक है पश्चिम से जो निकला, हनुमान नगर जलाशय के पश्चिमी किनारे या दाईं ओर से पश्चिमी कोसी नहर निकाली गई, जिसकी लंबाई 112 किलोमीटर है। इसके द्वारा 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की सुविधा मिलती है, और इससे दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय जिलों की सिंचाई को लाभ मिलता है, ठीक है। मैप में भी आप देख सकते हैं। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। पूर्वी कोसी नहर जो हनुमान नगर बांध के बाएं दिशा से निकाली गई है, कितनी उपशाखाओं में बटी है? तो 4 उपशाखाओं में बटी है। व्याख्या में अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि 4 उपशाखाओं में बटी है पूर्वी कोसी नहर, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। कोसी परियोजना से किनको लाभ होता है? बिहार और उत्तर प्रदेश को, बिहार और उड़ीसा को, बिहार और नेपाल को, बिहार और पश्चिम बंगाल को। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 1954 में नेपाल सरकार से बात करके इस परियोजना की शुरुआत हुई, तो इसलिए इनसे इन 2 प्रदेशों को लाभ होता है, बिहार और नेपाल, ठीक है। और अब यहाँ पे आप लोग चार्ट देखिए। अभी तक हम लोगों ने पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर और यहाँ पे कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर की चर्चा की है। इसको आप चार्ट में भी देख सकते हैं, सारे नहरों के नाम, किस नदी से उस नहर का उद्गम हुआ है और कौन कौन से जिले प्रभावित होते हैं। इस चार्ट को आप 1 से 2 बार पूरा वीडियो देख लीजिएगा, और अंतिम में इस चार्ट को आप देख के बस
अपने माइंड से मैप बनाइएगा, आपको ये चीज़ें ना ऐसे दिमाग में फिट हो जाएगी कि कभी आपको नहर और सिंचाई परियोजना से संबंधित कोई भी प्रश्न छूट नहीं पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? त्रिवेणी नहर की, कमला नहर की, पूर्वी कोसी नहर की, सोन नहर की। तो दोस्तों पूर्वी कोसी नहर की 4 उपशाखाएं हैं, उन्हीं 4 उपशाखाओं में से एक है राजपुर नहर। तो पूर्वी कोसी नहर की उपशाखा एक राजपुर नहर है। राजपुर नहर की 4 उपशाखा नहर है, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और गम्हरिया में। राजपुर नहर द्वारा मुंगेर व सहरसा जिलों में सिंचाई की जाती है। तो राजपुर नहर भी कोसी नदी से ही उद्गम नहर है। ठीक है, यहाँ पे भी आप चार्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको राजपुर मिलेगा और राजपुर कोसी नदी पर, मुंगेर, सहरसा और सुपौल जिले। अगला प्रश्न लेते हैं। गंडक परियोजना किनकी संयुक्त परियोजना है? भारत एवं नेपाल की, भारत और भूटान की, भारत और उत्तर प्रदेश की, इसमें से कोई नहीं। तो संयुक्त जो परियोजना है ना गंडक परियोजना, वह भारत और नेपाल सरकार की संयुक्त परियोजना। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा बिहार और नेपाल सरकार की, तो ये भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच की ये परियोजना है। ठीक है, स्पेशल बिहार सरकार की परियोजना नहीं है, ये भारत सरकार के अंतर्गत अंतर ही बिहार भी आता है। ठीक है, तो गंडक परियोजना को ब्रीफ में हम लोग देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। इस व्याख्या को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यह भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच 1954 ईस्वी में समझौता हुआ था। कोसी के लिए 1959 ईस्वी में समझौता हुआ था गंडक परियोजना के लिए, किसके? भारत और नेपाल के बीच। और इसके पहले हम लोग ने देखा कि कोसी नदी के लिए भारत और नेपाल के बीच 1954 में समझौता हुआ था। ठीक है, और 65 में कोसी परियोजना पूर्ण हुआ था। और यह 1960 में ये गंडक परियोजना का काम समझौता 1959 में हुआ, 1960 में कार्य प्रारंभ किया गया। गंडक परियोजना द्वारा बिहार, उत्तर प्रदेश तथा नेपाल को लाभ होता है। बिहार को लाभ होता है, नेपाल को तो लाभ हुआ ही, दोनों की संयुक्त परियोजना है, साथ ही उत्तर प्रदेश को भी लाभ होता है। इसके अंतर्गत भारत व नेपाल सीमा पर पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में भैंसा लोटन नामक स्थान पर इस नदी के ऊपर 873 मीटर ऊंचा बांध बनाकर एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है। और यहां से 2 प्रमुख नहरें निकाली गई है। जो पश्चिमी छोर से नहर निकली है उसे सारण नहर, और जो पूर्वी छोर पे नहर निकली है उसे तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है। और जब बिहार के जो आप प्रमंडल को नाम देखिएगा ना, तो प्रमंडल की जो सूची है, तो वहाँ पे जिन सारण प्रमंडल के अंतर्गत जो गंडक परियोजनाएं हैं, गंडक नदी के पश्चिमी भाग में सारण प्रमंडल के 3 जिलों कौन कौन? तो सिवान, गोपालगंज और सारण, इनकी सिंचाई होती है। पश्चिमी छोर पे जो सारण नहर है, और उसी तरह तिरहुत प्रमंडल के जो 6 जिले हैं उनकी सिंचाई होती है पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर से। ठीक है, तो पश्चिमी छोर पर सारण नहर और पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर का निर्माण किया गया है गंडक परियोजना के तहत। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग पश्चिमी छोर पे जो सारण नहर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इससे सारण, सिवान, गोपालगंज, बिहार के इन 3 जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर को सिंचाई का लाभ होता है। पश्चिमी छोर पर सारण नहर है और पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर। अब तिरहुत की नहर की बात देखते हैं, तो इससे पूर्वी और पश्चिम चंपारण पूरा चंपारण हो गया। उसके बाद मुजफ्फरपुर, वैशाली को सिंचाई का लाभ मिलता है, और यहाँ पे डैम जो बनाया गया उससे विद्युत का भी उत्पादन होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर इस व्याख्या को अच्छे से सुने होंगे तो आपको कई सारे प्रश्न आसानी से दे सकते हैं। यहाँ ये हो गया दोस्तों आपको गंडक नदी। अब गंडक के जो पश्चिम छोर से जो ये देवरिया, गोरखपुर और महाराजगंज होते हुए सारण, सिवान, गोपालगंज, इस सारण नहर, और यहाँ से तिरहुत जो नहर है, इससे तिरहुत के 3 जिले प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूर्वी छोर पर तिरहुत नहर और पश्चिमी छोर पर सारण नहर। आप मैप में देखिएगा दिमाग से, मैप पे, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से जिले प्रभावित होते हैं। तिरहुत प्रमंडल के जिले प्रभावित होते हैं, इसलिए इसका पूर्वी छोर को तिरहुत नहर नाम दे दिया गया, और पश्चिमी छोर पे सारण प्रमंडल के जिले प्रभावित होते हैं, इसलिए इसे सारण नहर का नाम दे दिया गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गंडक परियोजना के लिए भारत तथा नेपाल सरकार के बीच किस वर्ष समझौता हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने 1955, 1976, 1955, 1876, 1959 और 1969। तो 1959 ईस्वी में समझौता हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न, गंडक परियोजना द्वारा निम्न में से किनको लाभ होता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, उपरोक्त सभी को। तो बिहार को भी समझौता, गंडक परियोजना बिहार, भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच समझौता हुआ था गंडक परियोजना के लिए। लेकिन गंडक परियोजना से किनको लाभ होता है? तो बिहार को लाभ होता है, उत्तर प्रदेश को भी लाभ होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगढ़ और गोरखपुर के जिले भी इससे सिंचाई का लाभ लेते हैं, और नेपाल को तो होता ही है। तो उपरोक्त सभी यानी ए, बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देख लीजिएगा अब चार्ट के माध्यम से। हम लोगों ने पूर्वी सोन नहर को देख लिया, पश्चिमी सोन नहर, फिर सारण नहर और तिरहुत नहर गंडक नदी पे। आगे हम लोग त्रिवेणी नहर के भी बारे में चर्चा करेंगे, तिऊर नहर के बारे में भी चर्चा करेंगे, पूर्वी कोसी नहर की चर्चा कर चुके हैं, पश्चिमी कोसी नहर की चर्चा कर चुके हैं, राजपुर नहर की चर्चा कर चुके हैं, कमला नहर की। ये प्रमुख जो नहरें हैं बिहार की, ये इसका चार्ट है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा। गंडक नदी परियोजना के तहत किस स्थान पर बांध बनाकर एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने वरुण, डेहरी, भैंसालोटन, वाल्मीकि नगर, हनुमान नगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, भैंसालोटन, जो कि पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में स्थित एक स्थान है, और वहीं से एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है। कहाँ पे? तो गंडक नदी पर। गंडक नदी पर पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में भैंसालोटन नामक स्थान पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया, और वहाँ से दो नहरें निकाली गई। पश्चिमी छोर से जो नहरें निकाली गई उसे सारण नहर, और पूर्वी छोर पे जो नहर निकाली गई उसे तिरहुत नहर के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले हम लोग ने चर्चा की है कि बिहार का जो सबसे पुराना नदी परियोजना है वो है सोन नदी परियोजना। वहाँ से भी पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर से एक डैम बनाकर पूर्वी छोर पर डेहरी के पास, रोहतास के डेहरी नामक स्थान पर एक डैम बनाकर नहर निकाला गया, जिसे पूर्वी सोन नहर के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी सोन नहर के नाम से जाना जाता है। और वहीं औरंगाबाद के वरुण नामक स्थान पर, जो कि पश्चिमी छोर पे, पूर्वी छोर पे पड़ता है सोन नदी के, वहां पर एक डैम बनाकर नहर निकाली गई, उसे पूर्वी सोन नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हनुमान नगर, तो कोसी नदी पर हनुमान नगर के पास एक बांध बनाकर पूरब और पश्चिम में दो नहरें निकाली गई, उसे पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो कौन? तो कोसी नदी हो गया हनुमान नगर, वरुण और डेहरी हो गया सोन नहर, और पश्चिम चंपारण के भैंसालोटन हो गया गंडक नदी। हम नहर बोल रहे थे, गंडक नदी, सोन नदी, कोसी नदी और गंडक नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गंडक नदी पर चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर में भैंसालोटन नामक स्थान पर बांध बनाकर निम्न में से कौन सी नहरें निकाली गई है? सारण नहर, तिरहुत नहर, ए और बी दोनों, त्रिवेणी नहर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जो भैंसालोटन से सारण नहर और तिरहुत नहर दोनों ही नहरें निकाली गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है? सोन नदी से, गंगा नदी से, कोसी नदी से, तो गंडक नदी से। तो सही उत्तर है दोस्तों गंडक नदी से, और इसी पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं अभी। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं गंडक नदी परियोजना, गंडक परियोजना द्वारा दो प्रमुख नहरें कौन कौन? पश्चिमी छोर पे सारण नहर और पूर्वी छोर पे तिरहुत नहर। यहाँ पे चार्ट में भी एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, गंडक नदी के पश्चिमी छोर से, अब आप माइंड में मैपिंग करिए। गंडक नदी के पश्चिमी छोर से निकाली गई सारण नहर से निम्न में से किस जिले को सिंचाई का लाभ मिलता है? तो सारण नहर में सारण प्रमंडल के सारण नहर, तो सारण प्रमंडल, और सारण प्रमंडल में 3 जिले कौन कौन? सारण, सिवान और गोपालगंज। और इन्हीं तीनों जिलों को लाभ मिलता है बिहार में, किससे? तो पश्चिमी छोर पे जो सारण नहर है जो गंडक नदी से निकाली गई थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और इससे 3 जिले उत्तर प्रदेश को भी लाभ मिलता है, कौन? तो देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर। लेकिन यहाँ पे बिहार का पूछा गया है, तो बिहार के 3 जिले हैं और तीनों ही उपरोक्त सही है। आगे बढ़ते हैं, आप यहाँ पे व्याख्या में भी एक बार फिर से देख सकते हैं। आज का 30वां प्रश्न अब लेते हैं। सारण नदी से उत्तर प्रदेश के किस जिले को सिंचाई का लाभ मिलता है?
देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर, उपरोक्त सभी जिलों को। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की कि सारण प्रमंडल के तीनों जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश के 3 जिले देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर को सारण नदी से सिंचाई का लाभ मिलता है, इसलिए इसका भी उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जिलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, आप जाइएगा सारण नहर, यहाँ पे चार्ट में दिया गया लाभान्वित जिला सारण, सिवान, गोपालगंज, उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर। ठीक है, तो इस चार्ट को आप इत्मीनान से देखिएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सोन नदी से, कोसी नदी से, गंडक नदी से, गंगा नदी से। तो त्रिवेणी नहर में भी गंडक नदी से ही पानी आता है। अब त्रिवेणी नहर के बारे में एक बार देख लेते हैं व्याख्या के माध्यम से। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पश्चिम चंपारण जिले के त्रिवेणी नामक स्थान से 1904 ईस्वी में निकाली गई। ये 1904 ईस्वी में ही निकाली गई थी, जब गंडक परियोजना की शुरुआत नहीं हुई थी, यानी भैंसा लोटन पे जो डैम नहीं बना था, उससे पहले ही पश्चिमी चंपारण के त्रिवेणी नामक स्थान पर 1904 ईस्वी में ही त्रिवेणी नहर निकाली गई थी, जो सोन के बाद बिहार का दूसरा सर्वाधिक प्राचीन नहर है। सोन नहर परियोजना तो है ही 1876-77 में, उसके बाद कोई दूसरा सबसे पुराना नहर है तो वो है त्रिवेणी नहर, जो कि गंडक नदी से निकाली गई है। कब? तो 1904 ईस्वी में। ठीक है, तो अभी तक उन्होंने गंडक नदी से 3 नहर निकाले गई है, सारण नहर, तिरहुत नहर और ये हो गया त्रिवेणी नहर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। त्रिवेणी नहर का निर्माण कब, किस वर्ष हुआ था? तो अभी व्याख्या में हम लोगों ने देखा कि यह दूसरा सबसे पुराना बिहार का नहर है और इसका निर्माण 1904 ईस्वी में हुआ था, यानी स्वतंत्रता से पूर्व। अगला प्रश्न, बिहार का दूसरा सर्वाधिक प्राचीन नहर कौन है? तो त्रिवेणी नहर है। सबसे पहला कौन है? तो कोसी नहर, सोन नहर, और दूसरा त्रिवेणी नहर। सोन नहर 1876-77 और त्रिवेणी नहर 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सदावाहिनी से के सिंचाई अधिक प्रचलित है। तो सदावाहिनी जो सिंचाई होती है, सदावाहिनी मतलब हर समय उस नहर में पानी जिस नहर में रहता है वो सदावाहिनी नहरें है। तो सदावाहिनी नहरें बिहार के उत्तर क्षेत्र से जो हिमालयी नदियां है, उस नदियों से जो नहरें निकाली गई है वही सदावाहिनी होंगी, तो उत्तर क्षेत्र ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना, उपरोक्त सभी। तो अभी हम लोगों ने इन तीनों की चर्चा कर ली है और बिहार की ये तीनों ही नदी परियोजनाएं प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। स्वतंत्रता पूर्व बिहार की कौन सी नहर प्रणाली थी? सोन नहर प्रणाली, गंडक नहर प्रणाली, कमला नहर प्रणाली, सकरी नहर प्रणाली। तो सोन नहर प्रणाली। आगे बढ़ते हैं, त्यूर नहर को किस नदी से पानी प्राप्त होता है? गंडक नदी से, कोसी नदी से, सोन नदी से, सकरी नदी से। तो त्यूर नहर को गंडक नदी से पानी प्राप्त होता है। गंडक नदी से किस किस नहर को पानी प्राप्त होता है? त्रिवेणी नहर को, त्यूर नहर को, आप याद करिएगा, त्रिवेणी, त्यूर, ये दोनों गंडक नदी से, और फिर सारण और तिरहुत, ये चारों जो नहरें हैं इनको पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो गंडक नदी से ही प्राप्त होता है। कौन कौन? तो सारण नहर, तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर और त्यूर नहर। ठीक है, यहाँ पे आप चार्ट में आप देख लीजिएगा। राजपुर नहर को किस नदी से पानी प्राप्त होता है? गंडक नदी से, कोसी नदी से, सोन नदी से, सकरी नदी से। तो राजपुर जो नहर है वह कोसी की जो पूर्वी नहर है ना, उसी की एक उपशाखा है, तो कोसी नदी से ही प्राप्त होता है। हम लोगों ने इसकी चर्चा पहले भी कर ली है, सही उत्तर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार में नलकूप का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? सासाराम में, पटना में, नालंदा में, इनमें से कोई नहीं। ये ई ऑप्शन यहाँ नहीं होना चाहिए, गलती से ई ऑप्शन दिया गया। जब इनमें से कोई नहीं आ ही गया तो ई ऑप्शन गलती से दे दिया। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सासाराम में। बिहार में नलकूप का प्रथम प्रयोग 1944-45 ईस्वी में डेहरी सासाराम में किया गया था। इसके बाद 1946 ईस्वी में बिहार शरीफ तथा बिहटा में नलकूप का प्रयोग प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कहाँ? तो सासाराम में। बिहार में सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला कौन सा है? अरवल, रोहतास, कैमूर, पटना। तो सर्वाधिक सिंचित वाला जो जिला है बिहार में वह है अरवल। और
इसी के साथ जो 40 प्रश्न का जो सीरीज था वह समाप्त हो जाता है दोस्तों। और अब हम लोग एक बार इस बिहार के प्रमुख नहरों का चार्ट देख लेते हैं। पूर्वी सोन नहर, और आप इसको वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आपके माइंड में एक मैप तैयार हो गया होगा, और अब इस चार्ट के माध्यम से उसको हम लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दे देंगे। पूर्वी सोन नहर सोन नदी पर, और अब मैप में देखिएगा पूर्वी सोन नहर से कौन कौन जिला, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, जहानाबाद। उसी तरह पश्चिमी सोन नहर मैप में देखिए, दिमाग लगाइए, सोन नदी पर बनी है, सोन नदी के पश्चिमी छोर से, और उससे कौन कौन जिला, रोहतास, बक्सर और भोजपुर। फिर अब आते हैं गंडक नदी से, तो सारण नहर किससे, तो सारण नहर जो है गंडक नदी के पश्चिमी छोर से निकलती है, और सारण प्रमंडल के 3 जिले सारण, सिवान, गोपालगंज के अलावा उत्तर प्रदेश के देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर के जिलों के कृषि योग्य भूमि सिंचित की जाती है। अब गंडक नदी के पूर्वी छोर पे तिरहुत नहर है, और तिरहुत प्रमंडल के कुछ जिले हैं जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। यहाँ के ये नदी इन जिलों से होती है। त्रिवेणी नहर, तो ये भी गंडक नदी से ही होकर पश्चिमी चंपारण में। तिऊर नहर, ये भी गंडक नदी। तिऊर त्रिवेणी, और तिऊर त्रिवेणी दोनों चंपारण का ही है। पूर्वी कोसी नहर, तो पूर्वी कोसी नहर कोसी नदी पर, कोसी नदी के पूरब से कौन कौन बांध, तो हनुमान नगर बांध। फिर पश्चिमी कोसी नहर कोसी नदी पर। राजपुर नहर कोसी नदी पर, इसी की पूर्वी कोसी नदी की ही नहर की ही एक उपशाखा है। और कमला नहर जो है वो कमला नदी पर मधुबनी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पूरा चार्ट को देख लिया, इसको आसानी से आप याद करिएगा, 2-3 से बार अपने माइंड को मैपिंग करिएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं, तो बांध कौन कौन से बांध, सबसे पहले सोन नदी, तो सोन नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं। रोहतास के डेहरी नामक स्थान से पे एक डैम बनाया गया है, जलाशय, और वहाँ से जो नहर निकलती है सोन नदी के पश्चिमी छोर से, उसे पश्चिमी सोन नहर कहते हैं। और सोन नदी से जो पूरब में नहर निकलती है उसके लिए औरंगाबाद के वरुण के पास एक डैम बनाया गया है, उसे पूर्वी सोन नहर कहते हैं। उसी तरह अब कोसी नदी पर एक डैम बनाया गया, हनुमान नगर पर एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया है, और हनुमान नगर के जो डैम है ना, उससे गंडक कोसी नदी पर जो पूरब से नदी निकलती है, नहर निकलती है, उसे पूर्वी कोसी नहर, पश्चिम से जो उस डैम से पानी निकलता है उसे पश्चिमी कोसी नहर के नाम से जाना जाता है। और पूर्वी कोसी नहर की ही जो 4 उपशाखाएं हैं, उन्हीं में से एक उपशाखा है राजपुर नहर। ठीक है, अब गंडक नदी पे आते हैं, तो गंडक नदी पे 1904 ईस्वी में ही एक नहर निकाली गई थी पश्चिमी चंपारण के त्रिवेणी नामक स्थान पर। ठीक है, जो कि बिहार की दूसरी सबसे पुरानी नहर है। और उसी के साथ पश्चिमी चंपारण में ही वाल्मीकि नगर नामक में भैंसा लोटन नामक स्थान पर एक विशाल जलाशय बनाया गया, और जलाशय से गंडक नदी पे जो पूर्वी छोर से जो नहर निकाली गई उसे तिरहुत नहर, और पश्चिमी छोर पे जो नहर निकाली गई उसे सारण नहर के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, एक बार ये मैपिंग थी, माइंड मैपिंग थी, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा, वीडियो देखिएगा, चार्ट देखिएगा, मैप देखिएगा, इमेजिन करिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले क्लास में हम लोग बिहार के भूगोल से संबंधित आगे के जो टॉपिक होंगे उनसे वीडियो लाएंगे। और दोस्तों, अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिएगा। जैसा भी हो, अच्छा लगे तो भी हमें बताइए, वीडियो में कोई कमी रह जाए तो भी हमें फीडबैक में कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।